आज के अध्ययन सत्र में हम 1857 की क्रांति के कारणों के ऊपर विचार करेंगे। इस वीडियो के प्रथम भाग में हम चर्चा करेंगे पृष्ठभूमि पर 1857 की क्रांति के। इसके पश्चात क्या राजनीतिक कारण थे, क्या सामाजिक कारण थे। अगले वीडियो में श्रेष्ठ कारणों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। आज के सत्र में आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 1857 की क्रांति के कारणों की पृष्ठभूमि में हम बात करेंगे। एक अंग्रेज व्यापारिक कंपनी के द्वारा भारत पर अधिकार कर लेना निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। 1757 में प्लासी के युद्ध से इस अधिकार की प्रक्रिया भारत में प्रारंभ हुई थी, जो डलहौजी के काल तक 1856 तक पूर्ण हो चुकी थी। मुगल बादशाह से व्यापार की अनुमति प्राप्त कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को अपना सम्राट स्वीकार किया था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों पर मुगल सम्राट का नाम अंकित कराया था। किंतु अपनी चतुराईपूर्ण नीतियों तथा युद्धों के माध्यम से क्रमशः भारत के अधिकांश हिस्सों में अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज भारतीयों से अधिक शक्तिशाली थे या बहुत शक्तिशाली थे, बल्कि अंग्रेजों ने भारतीयों को अपनी ओर मिलाकर भारतीय क्षेत्र पर सफलता प्राप्त की थी। कर्नल मालसेल ने अपनी किताब दी डिसाइसिव बैटल्स ऑफ इंडिया में लिखा कि इस काल में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जब अंग्रेज सेना एक तरफ रही हो और भारतीय सेना दूसरी ओर, और फिर अंग्रेजों ने उसमें विजय प्राप्त की हो। जब भी अंग्रेजों और भारतीयों में प्रत्यक्ष सामना हुआ, अंग्रेजों को हमेशा पराजित होना पड़ा। स्पष्ट है कि अंग्रेज भारतीयों से बहुत शक्तिशाली नहीं थे। भारतीयों में देशभक्ति की भावना की सर्वथा कमी थी। इस काल में अनेक कारणों से उनमें विभाजन था। भारत में केंद्रीय सत्ता की कमी थी। शासकों में, जो अलग अलग राज्य थे भारत में, परस्पर मतभेद था। भारतीय समाज अनेक अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। समुद्र की यात्रा करना भारतीय धर्म के विरुद्ध मानते थे। जाति पाति में समाज विभाजित था, धर्म में विभाजित था। भारतीय समाज का विभाजन अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार से था। अनेक सामाजिक कुरीतियों से भारतीय समाज ग्रस्त था। इसका लाभ अंग्रेजों ने प्राप्त किया तथा भारतीयों को परस्पर लड़ाकर, आपस में लड़ाकर भारतीय क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इस तरह से पृष्ठभूमि के रूप में हम समझ सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने भारतीय राज्यों पर कब्जा किया, भारतीयों को अपनी ओर मिलाकर, और छलपूर्ण नीति के साथ उन्होंने भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया था। 1857 की क्रांति के कारणों पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजों ने भारत में सफलता अपने रण कौशल एवं वीरता से नहीं, बल्कि अपनी चालाकी, अपनी धूर्तता तथा विश्वासघात की नीति से प्राप्त किया था। यह हम भारतीयों का दुर्भाग्य था कि हमने परस्पर वैमनस्यता कर अपनी मातृभूमि को विदेशियों के हाथ में सौंप दिया था। लॉर्ड डलहौजी के काल तक ब्रिटिश साम्राज्य भारत में विस्तृत हो चुका था। ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों के मन में घोर असंतोष था। यह असंतोष अनेक अवसरों पर प्रकट हो चुका था पूर्व में भी। यद्यपि एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूस को ही 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण बताने का प्रयास किया है, किंतु विद्रोह के जो कारण थे वो अधिक गूढ़ थे। इतने आसान नहीं थे कि सैनिक विद्रोह मात्र था। इसका प्रकटीकरण हम अनेक अवसरों पर पूर्व में देख चुके थे। 1764, 1795 में सैनिक विद्रोह के रूप में, 1806 में वेल्लोर का विद्रोह, 1816 में बरेली का विद्रोह, 1824 में बैरकपुर का विद्रोह, 1831 में कोल विद्रोह, 1842 में बुंदेला विद्रोह एवं 1855-56 के संथाल विद्रोह के रूप में यह प्रकट हो चुका था। असंतोष का एकत्रीकरण 1757 से लेकर 1857 तक 100 वर्षों तक होता रहा था। 1757 प्लासी के युद्ध से हम ले रहे हैं और 1857 में ये क्रांति हुई थी। इसी का परिणाम 1857 का विद्रोह था। इसके जो कारण जिम्मेदार हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला हम देखेंगे राजनीतिक कारण।
इसके अंतर्गत पहला है राज्यों की समाप्ति का भय। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के कारण भारतीय राजाओं में, भारतीय नरेशों में यह भय व्याप्त हो गया था कि उनके राज्यों का अंग्रेजों के द्वारा अवश्य अपहरण कर लिया जाएगा। सर चार्ल्स नेपियर ने लिखा था, यदि मैं 12 वर्ष के लिए भारत का बादशाह बन जाऊं तो भारत में एक भी भारतीय नरेश नहीं रहेगा, निजाम का भी कोई नाम नहीं सुनेगा और नेपाल हमारा होगा। इससे अंग्रेजों की मंशा, उनकी क्या इच्छा थी, ये स्पष्ट हो जाती है। वे किसी भी प्रकार से भारतीय राज्यों पर एन केन प्रकारेण अधिकार करना चाहते थे। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी, वेलेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई थी, उसके माध्यम से अधिकार किया था राजाओं पर, राज्यों पर, और डलहौजी ने तो हड़प नीति अपनाई थी, जिसकी हम चर्चा आगे और करेंगे। डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी की व्यपगत नीति से भारतीय नरेशों में अत्यधिक असंतोष था। उसकी इस नीति के अनुसार किसी राजा के स्वाभाविक उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में उसका राज्य ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो जाता था। पैक्स ब्रिटानिका का सिद्धांत के अनुसार भारतीय रियासतों के शासकों पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ये दोनों सिद्धांत परस्पर पूरक थे। यद्यपि डलहौजी इस नीति का प्रणेता नहीं था, जन्म देने वाला नहीं था। उसके आगमन के पूर्व ही कंपनी के संचालकों के द्वारा इस नीति को सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा चुकी थी। 1854 में डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा था। प्रथम में वे राज्य थे जो ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं थे। दूसरे स्पष्ट है कि इन पर ब्रिटिश सत्ता का कोई नियंत्रण नहीं था, क्योंकि उनके अधीन नहीं थे। दूसरे प्रकार के वे राज्य थे जो ब्रिटिश सत्ता की अधीनता स्वीकार करते थे तथा ब्रिटिश सत्ता को कर दिया करते थे। इनमें दत्तक पुत्र है। दत्तक पुत्र आप जानते होंगे, जब किसी राजा के संतान नहीं हुआ करते थे, पुत्र पुत्रियां नहीं होती थीं, तो इसके लिए जिस पुत्र को गोद लेने की प्रथा हम भारतीयों में है, उसे दत्तक पुत्र कहा जाता है। अंग्रेजों की अनुमति आवश्यक थी। अनुमति लेने के बाद ही ये राजा क्या कर सकते थे, जो अंग्रेजों के अधीन थे, दूसरे प्रकार के राज्य थे, उनको अनुमति लेनी पड़ती थी। अनुमति मिले तब वो उत्तराधिकारी राजा के हो सकते थे। और तीसरे ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा हुआ था, अंग्रेजों के सनदों से, उनके आदेशों से हुआ था, इन राज्यों को तो अनुमति दी ही नहीं जाती थी। कोई राजा अगर है, उसका पुत्र नहीं हुआ तो वो राज्य अंग्रेज हड़प लेते थे, और जो उनके अधीन थे, अधीन किया गया था, उनको भी अनुमति लेनी होती थी। पूर्णतः अधीन नहीं थे, स्वतंत्र थे, किंतु अंग्रेजों की अधीनता मानते थे। और पहले प्रकार जिनमें उनका अधिकार था ही नहीं, उसमें तो खैर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। तो डलहौजी की इस नीति से व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ। सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर, संबलपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। अवध को कुप्रबंध के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया, जबकि वह लगातार अंग्रेजों का साथ देता आ रहा था। मुगल सम्राट से दुर्व्यवहार, मुगल बादशाह से अनुमति प्राप्त कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार प्रारंभ किया था, किंतु क्रमशः मुगल बादशाह के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार उपेक्षापूर्ण एवं अशोभनीय होता चला गया। मिर्जा कयास को बहादुर शाह की इच्छा के विरुद्ध जाकर अंग्रेजों ने युवराज स्वीकार कर लिया तथा उससे समझौता भी कर लिया, या आदेश दिया या बाध्य किया कि वह लाल किला में नहीं रहेगा, और बादशाह का पद भी उसे छोड़ने के लिए कहा गया। वह केवल शाहजादा कहलाएगा, केवल युवराज रहेगा, मतलब आगे चलकर वह बादशाह नहीं बन सकता। इस तरह का अपमान मुगल बादशाह का किया गया, जिसे भारतीय जनता और मुसलमान भी स्वीकार नहीं कर सके। इससे असंतोष फैला। ब्रिटिश न्याय प्रणाली से भारतीय असंतुष्ट थे। यह अधिक खर्चीली थी। वकील और दलील की प्रथा होती थी, जो आज भी कोर्ट्स में चलती है। जटिल प्रणाली के ऊपर आधारित थी। इसमें समय अधिक लगता था, पैसा भी अधिक लगता था, वकील करना पड़ता था, न्याय की उम्मीद भी कम थी। इस प्रणाली से भारतीय सहमत नहीं थे, नाराज थे, और इस कारण भी क्रांति आगे चलकर होती है, विरोध बढ़ता है। ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी सिस्टम की व्यवस्था थी।
महालवाड़ी व्यवस्था थी, ठेकेदारों से कुछ जगह वसूली की प्रथा थी, वसूली अधिकारी के साथ सेना भेजने की परंपरा इन्होंने डाल दी थी। भारतीय इससे असंतुष्ट थे। पूर्व के जमींदारों और सामंतों को भी इससे शिकायत थी, क्योंकि उनका अधिकार जो उनको पूर्व में प्राप्त था वह अधिकार भी छीन लिया गया था और अंग्रेजों ने राजस्व वसूली का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था। इससे असंतोष था। ब्रिटिश शासन प्रणाली, अंग्रेजों के शासन करने के ढंग से भी भारतीय असंतुष्ट थे। वास्तविक शासक भारत में अनुपस्थित था। राजस्व, धन एवं साधनों का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता था। भारत के लिए कानून निर्माण का अधिकार भी ब्रिटिश संसद के पास था। इस तरह के शासन से भारतीय पूर्णतया असंतुष्ट थे। ब्रिटिश शासकों एवं अधिकारियों का दुर्व्यवहार, ब्रिटिश शासकों एवं अधिकारियों का व्यवहार भारतीय जनता एवं कर्मचारियों के साथ उचित नहीं था। वह भारतीयों को नीच, असभ्य, अशिक्षित, बेईमान एवं अयोग्य समझते थे। भारतीयों के साथ उनका व्यवहार अपमानजनक था। भारतीय जनता उनके इस तरह के व्यवहार से पूर्णतः असंतुष्ट थी। विभिन्न वर्गों का असंतोष, भारत के विभिन्न वर्गों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष था। भारतीय नरेशों, सामंतों, जमींदारों और भारतीय अधिकारियों, सेना के कर्मचारियों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष था। पूर्व की तुलना में अंग्रेजी शासन में वो असंतुष्ट थे। पहले उनको सम्मान, पद, पैसा सब कुछ मिलता था, किंतु अब उन्हें ये प्राप्त नहीं होता था। इस कारण उनमें असंतुष्टि थी। शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था। भारत में कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा था। घूसखोरी, रिश्वतखोरी, अन्याय, उत्पीड़न, शोषण के साथ कंपनी के कर्मचारी अपने व्यक्तिगत हित के लिए व्यक्तिगत व्यापार कर रहे थे। इस तरह कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार से भारतीय असंतुष्ट थे। इन प्रकारेण अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करना ये उनका उद्देश्य था। इससे भारतीय असंतुष्ट थे। भारतीय मुसलमानों का असंतोष, भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से के पूर्व जब उनका शासन हुआ था उसके पूर्व यहाँ के शासक थे। उन्हें भारत में सम्मान प्राप्त था। उनके पास धन, पद और सम्मान था, किंतु अंग्रेजों ने उनसे उनका पद, सम्मान और धन छीन लिया था। उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त थे वह भी अब समाप्त हो गए थे। इस कारण से भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से रुष्ट थे, अंग्रेजों से नाराज थे, क्योंकि उनके विशेषाधिकार अब अंग्रेजों के पास स्थानांतरित हो चुके थे। शासन में भारतीयों की भागीदारी नहीं। सभी बड़े पद अंग्रेजों के लिए आरक्षित थे। उन्हें वेतन भी अधिक प्राप्त होता था। भारतीयों को प्रशासन में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिलती थी। सेना में सूबेदार से बड़ा पद उन्हें प्राप्त नहीं होता था तथा सामान्य प्रशासन में सदर अमीन से बड़ा पद उन्हें प्राप्त नहीं होता था। शासन में भारतीयों की भागीदारी नगण्य थी। इससे भारतीयों में असंतोष था। सदर अमीन को 500 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था। सूबेदार को 60 से 70 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था। इस तरह से भारतीय इससे असंतुष्ट थे। शिक्षित भारतीयों का असंतोष, भारत का शिक्षित वर्ग पद न मिलने से, छोटा पद मिलने से, कम वेतन प्राप्त होने से, सम्मान प्राप्त न होने के कारण असंतुष्ट था। शिक्षित होते हुए भी उन्हें योग्यता के अनुसार पद की प्राप्ति नहीं होती थी। राजा राम मोहन राय के पुत्र राजा राम को जब ICS के पद के समान पद की प्राप्ति हुई तो इस पर अंग्रेज अखबारों ने चिंता व्यक्त की थी। उन्हें बड़ी चिंता हो गई थी कि इस तरह अगर पद भारतीयों को दिया जाता रहा तो सारे अधिकार भारतीयों के पास चले जाएंगे। हमारे ही देश में हमारे देश की जनता को, योग्य शिक्षित लोगों को पद प्राप्त नहीं होता था। इससे असंतोष था। तो ये राजनीतिक या प्रशासकीय कारण थे जिन कारणों से 1857 की क्रांति घटित हुई थी। दूसरा हम देखेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक रूप से जो कारण जिम्मेदार थे उनमें सामाजिक सुधार अथवा हस्तक्षेप। अंग्रेजों के द्वारा भारतीय समाज को सुधारने के लिए समाज सुधार का कार्य आरंभ किया गया था। यह भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप के साथ ही हो सकता था। विलियम बेंटिंक ने
सती प्रथा, बाल हत्या, बाल विवाह, नरबलि आदि को प्रतिबंधित किया। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विधवा विवाह को कानूनी आधार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। यद्यपि यह सुधार आधुनिक युग के दृष्टिकोण से उपयुक्त थे, किंतु रूढ़िवादी भारतीय समाज ने इसे अपने मामलों में हस्तक्षेप माना, अपने सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप माना तथा इन सुधारों का विरोध किया। ये पहला सामाजिक कारण था। दूसरा कारण था आधुनिकीकरण का विरोध। अंग्रेजों के द्वारा रेल, डाक, तार आदि नए कार्यक्रम भारत में लागू किए गए। यद्यपि उनकी उपयोगिता अवश्य थी, किंतु भारतीय जनता इसे नहीं समझ सकी और आधुनिकीकरण के इन प्रयासों को अपने प्रतिकूल माना तथा इसका विरोध किया। नवीन सुधारों से असंतोष, जागीरों को छीनना, उपाधि समाप्त करना, संपत्ति की स्थितियों में परिवर्तन करने की नीति से भारतीय उच्च वर्ग को बड़ी आपत्ति हुई तथा भारतीयों ने इसे अपना अपमान समझा। प्रजातिगत श्रेष्ठता की भावना, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। अंग्रेज अपनी प्रजाति को श्रेष्ठ मानते थे तथा भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। भारतीय रेलगाड़ी की प्रथम श्रेणी में सफ़र नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों के साथ समानता के साथ उठने बैठने का उन्हें अधिकार नहीं था। न ही अंग्रेजों के सामाजिक उत्सवों में भारतीय भाग ले सकते थे। अंग्रेजों द्वारा संचालित होटलों और क्लबों में भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। उनके होटलों के बाहर भारतीयों एवं कुत्तों के प्रवेश के वर्जित होने का लेख होता था। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, ये लिखा होता था उनके होटलों के बाहर। भारतीयों को स्पष्ट है कुत्तों के समकक्ष रख दिया गया था, इससे स्पष्ट हो जाता है। यह भारतीयों के लिए निश्चित रूप से अपमानजनक था और इससे भारतीय रुष्ट थे, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को अपने समकक्ष या अपने बराबरी का मान ही नहीं सकते थे। इस कारण से भारतीयों में उनके प्रति विरोध था। पाश्चात्य सभ्यता का विरोध। अंग्रेजों के द्वारा पाश्चात्य तौर तरीके भारतीयों पर लादने का प्रयास किया गया। खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, पहनावे आदि में बड़ा परिवर्तन वो कर रहे थे, उसको प्रोत्साहित कर रहे थे। ब्रेड बटर खाना, जो हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, उसके स्थान पर चाय की परंपरा शुरू करना। रहन सहन, आवाजाही करने के तरीके अलग थे। रीति रिवाज में वो परिवर्तन कर रहे थे। पहनावे में टाई, कोट, फुल पैंट, शर्ट, जो वर्तमान में भी चलता है, इस तरह के परिवर्तन वो कर रहे थे। शराब, खुलेआम बैठकर शराब पीना, उसको बुरा ना मानना, शान की वस्तु समझना, इस तरह के खान पान तौर तरीकों में वो बड़ा परिवर्तन कर रहे थे। भारतीय समाज इसे स्वीकार करने को तत्पर नहीं था। सामाजिक विभेद की नीति। अंग्रेजों के द्वारा सामाजिक विभेद की नीति का अनुसरण किया गया। अंग्रेज अपने को उच्च नस्ल का स्वीकार करते थे तथा भारतीयों को असभ्य, बेईमान एवं अयोग्य समझते थे। उनके भीतर रंग भेद की भी नीति थी। गोरे काले का भेदभाव था। वे वाइट मैन्स बर्डन की थ्योरी पर विश्वास करते थे। वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी आप जानते होंगे कि जो असभ्य लोग हैं, काले लोग हैं, ये असभ्य हैं, सभ्य नहीं हैं। इसलिए वाइट मैन्स बर्डन, जो गोरे लोग हैं उनके ऊपर एक बोझ हैं, असभ्य लोग हैं, उनके लिए ये जिम्मेदारी है गोरे लोगों के ऊपर कि वो उनको सभ्य बनाएं। और उनका कहना था कि वो भारत में अपने लाभ के लिए नहीं आए हैं, भारत में शासन करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इसलिए आए हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो भारतीयों को सभ्य करें। इसको वाइट मैन्स बर्डन की थ्योरी कही जाती है। यहाँ से अत्यधिक लाभ प्राप्त कर रहे थे, उसको वह स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर वो एहसान कर रहे थे कि वो हम लोगों को सभ्य करने यहाँ पर आए थे। आगरा के एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था कि कठोर दंड के भय के आधार पर प्रत्येक भारतीय को, चाहे उसका पद कुछ भी हो, सड़क पर चलते हुए अंग्रेजों को सलाम करने के लिए, यदि वह घोड़े पर अथवा गाड़ी पर भी है, तब भी उतरकर चुपचाप खड़े होकर प्रत्येक अंग्रेज को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। यानी प्रत्येक भारतीय बाध्य है, चाहे वह घोड़े गाड़ी में भी जा रहा हो, लेकिन कोई अंग्रेज अगर पैदल भी आ रहा हो
तो भी उसको उस घोड़े गाड़ी से उतरकर उसके सम्मान में खड़ा हो जाना चाहिए। इससे आप अंग्रेज़ों की मानसिकता और उसके आदेश से ये पता चलता है कि किस तरह की उनकी सोच थी। वो अपने को कितना उच्च समझते थे और भारतीयों को कितना नीचा समझते थे। इस कारण से असंतोष था। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति। भारत में प्राचीन शिक्षा पद्धति के स्थान पर पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाया गया। स्कूलों एवं कॉलेजों में ईसाइयों की प्रार्थना प्रारंभ की गई। शिक्षा का तौर तरीका बिल्कुल नया था, जिससे भारतीय स्वीकार करने को तत्पर नहीं थे तथा पाश्चात्य शिक्षा को भारतीय संदेह की दृष्टि से देखते थे। अपनी शिक्षा पद्धति को वो उचित मानते थे। तो इस तरह से सामाजिक रूप से भी भारतीयों में आक्रोश था। ये सामाजिक कारण थे। अब आर्थिक कारणों पर हम विचार करेंगे। सामंतों और जमींदारों से अधिकार छीनना। पूर्व व्यवस्था में सामंतों और जमींदारों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। अंग्रेजों ने भारत आकर सामंतों और जमींदारों के अधिकार एवं उनके पद से उन्हें वंचित कर दिया। उनके अधीनस्थ कर्मचारी और सैनिक भी बेकार हो गए। भारतीय जमींदारों एवं सामंतों की स्थिति दयनीय हो गई। तो पहला कारण था सामंतों और जमींदारों से जो पूर्व में उनके अधिकार थे वो छीन लिए गए। कुटीर उद्योगों का नष्ट होना। अंग्रेजों के आगमन के समय भारतीय कुटीर उद्योग फल फूल रहे थे, विकसित अवस्था में थे। अंग्रेजों की कुदृष्टि भारतीय कुटीर उद्योगों पर पड़ी। अग्रिम राशि देकर, पेशगी देकर कम कीमतों में भारतीयों से हस्तशिल्प की वस्तुएं, कुटीर उद्योगों की वस्तुएं, सामग्री अंग्रेज प्राप्त करने लगे। उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचने लगे। अपनी मांग के अनुसार उनसे वस्तुएं बनवाने लगे। बाध्य किया गया इसके लिए उन्हें। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सस्ती कीमतों पर अंग्रेजों का इंग्लैंड का सामान भारतीय बाजारों में आने लगा बड़ी मात्रा में। और इनके साथ भारतीय कुटीर उद्योगों की जो वस्तुएं थीं वो प्रतियोगिता नहीं कर पाई और इस कारण से इनका पतन होना शुरू हुआ। लाखों लोग बेरोजगार हुए। कुटीर उद्योग उनके हाथ से जाता रहा। व्यापार पर एकाधिकार। नमक, पान, तंबाकू एवं अफीम के व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। अंग्रेजों ने कर मुक्त व्यापार का अधिकार भी मुगल सत्ता से प्राप्त किया था, जिसका वे लगातार दुरुपयोग कर रहे थे। जिन वस्तुओं के व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार था, पूर्व में उन वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार से जुड़े हुए लोगों की बड़ी संख्या में बेरोजगारी हुई। बड़ी संख्या में वो लोग बेरोजगार हुए। व्यापार का संतुलन इंग्लैंड के पक्ष में। इंग्लैंड और भारत के बीच हो रहे व्यापार में व्यापार का संतुलन इंग्लैंड के पक्ष में था। भारत से निर्यात को हतोत्साहित किया गया तथा भारत में आयात को प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार व्यापारिक संरक्षण की नीति का अनुसरण इंग्लैंड के द्वारा किया गया तथा अत्यधिक लाभ इंग्लैंड को भारत के साथ व्यापार में प्राप्त हुआ। इससे भारतीय व्यापार नष्टप्राय हो गया। औद्योगिक क्रांति का दुष्प्रभाव। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। वहाँ हुए उत्पादन के बाजार के रूप में अंग्रेजों के द्वारा भारत का उपयोग किया गया। बड़े पैमाने पर मशीनों से निर्मित सामग्री भारत के बाजार में उपलब्ध हुई तथा भारतीय उत्पाद बाजार से बाहर हो गए। अंग्रेजों के द्वारा आयात निर्यात नीति के इस प्रकार की बनाई गई जिससे अंग्रेजों का माल सस्ते दामों पर भारत में उपलब्ध हो गया, जबकि भारत में उत्पादित माल इंग्लैंड तक नहीं पहुंच सका। भारतीय उद्योग, व्यापार एवं हस्तशिल्प नष्ट हो गए। धन का निष्कासन। राजस्व के रूप में, वेतन के रूप में, व्यापारिक लाभ के रूप में, कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार से प्राप्त लाभ के रूप में, ऋण से प्राप्त ब्याज के रूप में, भेंट उपहार में प्राप्त सामग्री के रूप में तथा भ्रष्टाचार से प्राप्त धन के रूप में भारत से धन का निष्कासन इंग्लैंड को होने लगा तथा भारत की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। भारतीय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थे तथा इस कारण भारतीयों में भारी असंतोष व्याप्त था। व्यापारिक संरक्षण की नीति। 1769 से अंग्रेजों ने यह नीति अपनाई थी कि भारत में बनी हुई सामग्री जो इंग्लैंड तक जाती थी उस पर आयात कर सूती कपड़ों पर 71%, मलमल के कपड़ों पर 27% लिया जाता था। भारतीय रेशमी कपड़ों पर 70% टैक्स लिया जाता था।
इसके उपरांत भी जब भारतीय कपड़ों से इंग्लैंड के कपड़े इंग्लैंड में प्रतियोगिता नहीं कर सके, तो भारतीय कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1840 ईस्वी की संसदीय रिपोर्ट के अनुसार इंग्लैंड से भारत आने वाले रेशमी कपड़े पर 3.5%, गर्म कपड़े पर 2% कर था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कितना करों में अंतर था। 70 से ऊपर प्रतिशत कर लगा दिया गया। इतनी ज़्यादा कर के बाद भी अंग्रेजों की वस्तुएं इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं से जब प्रतियोगिता नहीं कर पाईं, तो उनका निर्यात ही भारत से इंग्लैंड की ओर बंद करा दिया गया। अंग्रेजों की इस प्रकार की नीति के कारण भारतीय उद्योग एवं व्यापार नष्टप्राय हो गए तथा इंग्लैंड की सामग्रियों से भारतीय बाजार लद गए। शोषण पूर्ण भू राजस्व नीति। अंग्रेजों द्वारा स्थापित विभिन्न भू राजस्व प्रणालियों के माध्यम से अत्यधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी भूमि व्यवस्था, महलवाड़ी भूमि व्यवस्था, ठेकेदारी प्रथा, इन सभी के माध्यम से अत्यधिक राजस्व प्राप्त करने का प्रयास किया गया, जिससे कृषकों की स्थिति दयनीय हो गई तथा भारतीय जमींदारों तथा सामंतों के अधिकार छिन गए। भूमि पर अधिक भार, भारतीय कुटीर उद्योगों, भारतीय हस्तशिल्प तथा भारतीय व्यापार की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाने के कारण अधिकांश भारतीय जनता कृषि पर आश्रित हो गई। इस कारण भूमि पर अत्यधिक भार बढ़ गया तथा समस्त भारतीय जनता के उदर पोषण का आधार कृषि पर आश्रित हो गया। कृषि पर भी अंग्रेजों की कुदृष्टि पड़ चुकी थी। इस कारण स्थिति बद से बदतर होती गई। जमींदारी की जांच। विलियम बेंटिंग ने कर मुक्त तथा इमामों की भूमि को छीन लिया तथा डलहौजी के द्वारा इमाम कमीशन नियुक्त कर दक्षिण भारत की 30,000 जमींदारियों को जब्त कर लिया गया। इसके व्यापक रूप से इसके कारण असंतोष फैला और अधिकांश जमींदार दरिद्र हो गए, रुष्ट हुए और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर, संभलपुर एवं कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया गया था। डलहौजी की यह हड़प नीति पैक्स ब्रिटानिया के सिद्धांत पर आधारित थी। डलहौजी की इसी नीति के कारण भारतीय नरेशों में अत्यधिक असंतोष व्याप्त हो गया था तथा उन्हें यह विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सत्ता किसी भी प्रकार से उनके राज्य को हस्तगत करना चाहती थी। इसलिए उनका विरोध हुआ। भारतीयों को कम वेतन। समान पदों के लिए भी अंग्रेजों एवं भारतीयों के वेतन में अंतर होता था। अंग्रेजों को अधिक वेतन, सुविधाएं तथा अन्य भत्ते प्राप्त होते थे, जबकि भारतीय अंग्रेजों के समान सुविधाएं प्राप्त करने हेतु केवल मांग कर सकते थे, जो कभी सुनी या मानी नहीं जाती थी। इससे भारतीय कर्मचारियों में अत्यधिक असंतोष था। भारतीयों को निम्न पद। भारतीयों को सेना में अधिकतम सूबेदार तक का पद प्राप्त हो सकता था, जबकि सामान्य प्रशासन में उन्हें सदर अमीन तक का ही पद प्राप्त होता था। सूबेदार का वेतन 60 से 70 रुपये था, जबकि सदर अमीन का वेतन 500 रुपये 600 रुपये तक होता था। इस प्रकार भारतीयों को बड़े पद प्राप्त नहीं होते थे। राजा राम मोहन राय के पुत्र राजा राम को जब बड़ा पद प्राप्त हुआ, तब अंग्रेज समाचार पत्रों ने इस पर चिंता व्यक्त की थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों की किस प्रकार की मानसिकता थी और किस प्रकार से आर्थिक रूप से भारत का शोषण कर रहे थे। धन का प्रवाह भारत से इंग्लैंड की ओर हो रहा था। इस तरह से ये आर्थिक कारण था। तो इस वीडियो में हमने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों की चर्चा की। शेष कारणों और आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो दूसरे वीडियो में करेंगे।